हेलो दोस्तों, वेलकम टू सर्वम एकेडमी। तो जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज को स्टार्ट किया था और इस सीरीज में हम लोग रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स में जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आए थे उन्हीं के फैक्ट के बारे में बात की थी और उसी सीक्वेंस में ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स और बनाए हैं जो कि स्टोन एज और हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले चैप्टर्स थे। तो जिसने भी वो नहीं देखे हैं, ऊपर आई टैब पर क्लिक करके उसको देख सकता है और उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे अपने थर्ड लेक्चर के बारे में और आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा वो होगा हमारा वैदिक पीरियड से। तो इससे बनने वाले सभी फैक्ट हम लोग इसमें कवर करेंगे और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा इस क्लास की जो बाइलिंगुअल पीडीएफ है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और हमारे सोशल साइट दे रखी हैं, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। अब बिल्कुल एक कंप्लीट जीएस की सीरीज ये होने वाली है। तो आज हम लोग बात करेंगे वैदिक पीरियड के बारे में, यानी कि वैदिक काल के बारे में। तो बनने वाले सभी क्वेश्चंस कैसे कैसे रहेंगे आइए बात करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर फैक्ट आप देख पा रहे होंगे कि आयरन एज इज नेम्ड फॉर द एडॉप्टेशन ऑफ आयरन मटेरियल फॉर टूल्स एंड वेपन्स बिकॉज इट इज मोस्टली रिप्लेस वॉट, यानी कि लौह युग का नाम औजारों और हथियारों के लिए लौह सामग्री को अपनाने के लिए रखा गया है क्योंकि यह ज्यादातर प्रतिस्थापित होता है किससे। यानी कि एक्चुअल में ये पूछ रहा है कि जो टूल्स जब बनते हैं तो जो हमारे टूल्स बने थे तो टूल्स हमारे 3 चीजों के बने थे। कौन कौन से? सबसे पहले तो स्टोन के टूल्स ही बने थे, ठीक है, जब तक मेटल की डिस्कवरी नहीं हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने किसके टूल्स बनाए थे? कॉपर के टूल्स बनाए थे, ठीक है। उसके बाद ब्रॉन्ज के भी टूल्स बने थे और उसके बाद आयरन के यहाँ पर टूल्स बने थे। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो आयरन टूल्स हैं, ठीक है, आयरन टूल्स ने किसको रिप्लेस किया होगा? तो किसको रिप्लेस किया होगा? जो आयरन से पहले होगा। अब आयरन से पहले यहाँ पर कौन है? तो ये है हमारा ब्रॉन्ज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज के टूल्स ने ही क्या किया? रिप्लेस कर दिया, मतलब आयरन ने इसको रिप्लेस कर दिया ब्रॉन्ज को, ठीक है। अगले फैक्ट के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा फैक्ट है कि वैदिक पीरियड इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी ऑफ आयरन, यानी कि वैदिक काल को लोहे की खोज के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि इससे पहले हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ा था, वो हमारी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, मतलब उसमें आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। और जो वैदिक पीरियड है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है हमारा अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको हम लोग ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। एक होता है हमारा लेटर वैदिक पीरियड। तो इन दोनों पीरियड को जो डिवाइड करने का काम है वो किसने किया है? वो किया है यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ आयरन, यानी कि आयरन की खोज। तो जिस पीरियड से आयरन की खोज हुई उससे पहले का जो पीरियड है हम लोग अर्ली वैदिक में पढ़ते हैं, उसके बाद का पीरियड हम लोग लेटर वैदिक में पढ़ते हैं। तो इसकी डिस्कवरी ने वैदिक पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से? एक है हमारा ऋग वैदिक पीरियड, ठीक, उसको हम लोग ऋग वैदिक काल बोलते हैं, और दूसरा हमारा लेटर वैदिक पीरियड जिसको हम लोग उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। अगले की बात करते हैं। अगला हमारा क्या है कि फाउंडर ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसके बारे में अभी तक कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर जितने भी सोर्सेस अभी तक प्रेजेंट है उसके बेस पर हम लोग यही मानते हैं कि आर्यंस ने ही क्या किए? इनकी डिस्कवरी की है, मतलब एक तरीके से फाउंडेशन की है, ठीक है। अब आर्यंस कौन थे? तो आर्यंस एक्चुअल में लोगों के ग्रुप है, ये मतलब एक समूह को रिप्रेजेंट करता है आर्यंस, ठीक है। फिर बात करते हैं अगला क्या है कि ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस। अब ये आर्यंस आए कहां से थे? इनका ओरिजिनल होम कहां था, ठीक है। तो 2 हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट के बारे में पढ़ेंगे कि 2 थ्योरीज हमें सबसे इंपॉर्टेंट लगती हैं, ठीक है, जो कि एक हमारी इंडियन है, एक हमारी फॉरेन की है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में सेंट्रल एशिया, यानी कि जो आर्यंस का जो होम है वो सेंट्रल एशिया है। किसके अकॉर्डिंग? मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। वहीं आर्कटिक रीजन इनका होमलैंड है, किसका? आर्यंस का। किसके अकॉर्डिंग? बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग। तो ये तो हमारे हो गए इंडियन, यानी कि इंडियन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये आर्कटिक रीजन से आए थे, कौन? आर्यंस। वहीं अगर हम फॉरेन की बात करें तो मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग ये सेंट्रल एशिया से आए थे। और इसमें भी बिल्कुल एग्जैक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा एविडेंस हमें इसी बात के मिलते हैं कि जो आर्यंस थे वो कहाँ से आए थे? वो हमारे सेंट्रल एशिया वाले रीजन से आए थे, ठीक है। तो हमें बस यही याद है, ठीक है। अगले की बात करते हैं। अगला हमारा क्या है कि द वर्ड वेदा मीन्स, यानी कि जो शब्द लिखा है वेद, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? एक्चुअल में इससे पहले हमने 2 पार्ट सभी पढ़े, एक हमारा ऋग्वैदिक, एक हमारा लेटर वैदिक। तो ऋग्वैदिक पीरियड जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि वो पीरियड जिसमें हमारे वेदों की रचना हुई होगी, ठीक है। तो वही पीरियड को हम लोग किस में पढ़ते हैं? वैदिक पीरियड में पढ़ते हैं, ठीक है। जो सबसे पुराने सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं वेद, ठीक है,
तो उसी जिस पीरियड में वो लिखे गए ना, या जिस पीरियड में उनका कंपाइलेशन हुआ है, ठीक है, उसी पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, वैदिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो वहीं से ये क्वेश्चन है क्या, कि जो वर्ड वेद है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। फिर अगले की बात करते हैं। अगला हमारा क्या क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वेदास इन इंडियन लिटरेचर आर, यानी कि टोटल अब वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या हमारी कितनी है, 4 है। और है कौन कौन से हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा यहाँ पर ऋग्वेद, और ऋग्वेद जो है वो सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है, वो है ऋग्वेद, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर का कौन सा, सामवेद, और थर्ड नंबर का कौन सा है, यजुर्वेद, और फोर्थ नंबर का कौन सा है यहाँ पर हमारा अथर्ववेद, ठीक है। ये सबसे क्या है, न्यूएस्ट है, ठीक है। तो ये 4 वेद हमारे यहाँ पर हो गए, ठीक है। फिर बात करते हैं अगला। अगला फैक्ट है हमारा कि वेद दैट डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि वेद जो भारत के प्रारंभिक वैदिक लोगों के जीवन को दर्शाता है, यानी कि इन चारों वेदों में जो वेद अर्ली वैदिक पीरियड के लोगों को दर्शाता है, उनके जीवन के बारे में बताता है, वो है हमारा ऋग्वेद। यानी कि ऋग्वेद क्या होगा, ऋग्वेद वो वेद है जो हमें अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बताता है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें अर्ली वैदिक पीरियड की मिलेगी वो ऋग्वेद में मिलेगी। तो अर्ली वैदिक पीरियड का जो लिटरेचर है वो हम लोग ऋग्वेद को मानते हैं, और लेटर वैदिक का है जो वो बाद के बचे हुए वेद हैं उनसे मिलता है। अगली बात करते हैं क्या है कि द ऋग्वेद इज ए कलेक्शन ऑफ 1028 राइम्स डिवाइडेड इनटू, यानी कि जो ऋग्वेद है वो 1028 भजनों का एक संग्रह है, एक बुक है, ठीक है, जिसको विभाजित किया गया, यानी कि उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो वो हमारे 10 मंडल में डिवाइडेड है। मंडल यानी इसको आप लोग पार्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर्स बोल सकते हैं, इसके अलावा सेक्शंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतने पार्ट्स में हमारा ऋग्वेद डिवाइडेड है, कितने मंडल्स में, 10 मंडल्स में। कई बार क्वेश्चन बन जाता है। अब इसके अलग अलग मंडल से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला हमारा अगला फैक्ट क्या होगा कि गायत्री मंत्र इन ऋग्वेद इज टेकन फ्रॉम, यानी कि जो हम लोग गायत्री मंत्र को पढ़ते हैं, ठीक है, वो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। लेकिन ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है, तो वो ऋग्वेद के 3rd मंडल से लिया गया है। वही बात करते हैं अगला क्या है कि द गायत्री मंत्र वाज कंपोज्ड बाय, यानी कि गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो विश्वामित्र जो कि एक ऋषि हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा इसकी यहाँ पर रचना की गई है, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगला क्या हमारा, अगला है द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसको हम लोग 10 राजन वॉर के नाम से जानते हैं, वाज डिस्क्राइब्ड इन द 7th मंडल ऑफ द ऋग्वेद, वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि ऋग्वेद में जो 10 मंडल थे ना, तो 10 मंडल में जो 7वां मंडल है उसमें हमें एक बैटल देखने को मिलता है, जिसको हम लोग 10 राजन वॉर या फिर 10 राजन युद्ध के नाम से जानते हैं, और ये सबसे पहला बैटल भी माना जाता है, ठीक है। और ये जो है वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था, ये क्वेश्चन पूछा यहाँ पे। तो ये पारुशनी नदी के किनारे, जिसको हम लोग रावी और इरावती नाम से भी जानते हैं, इसके किनारे लड़ा गया था। अगली बात करते हैं, अगला हमारा क्या है, अगला 9th मंडल से क्वेश्चन है। द 9th मंडल ऑफ द ऋग्वेद संहिता इज डेडिकेटेड टू, तो 10 मंडल में जो 9th नंबर का मंडल है, ठीक है, वो किसको समर्पित है, तो वो हमारा सोम को समर्पित है, यानी कि सोम ये देवता हैं जो कि किसके हैं, ये पौधों के देवता हैं, इनको हम लोग गॉड ऑफ प्लांट्स बोलते हैं। तो नमा मंडल इन्हीं को समर्पित है। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है कि पुरुष सूक्ति रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन, ठीक, यानी कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त है वो मूल रूप से कहाँ पाया जाता है, यानी कि जो 10th मंडल है हमारे ऋग्वेद का, वही हमें वर्ण सिस्टम के बारे में बताता है, उसकी जो पुरुष सूक्ति है वही हमें वर्ण सिस्टम के बारे में बताती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10th मंडल। तो मंडल से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं ऋग्वेद के। अगला हमारा क्या है कि द 4 वर्ण ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, अब वैदिक पीरियड में जो समाज था वो 4 एक तरीके से वर्णों में या वर्गों में विभाजित था, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले कौन थे, ब्राह्मण, ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे क्षत्रिय, उसके बाद आते हैं हमारे वैश्य, उसके बाद आते हैं हमारे शूद्र, ठीक है। तो ये 4 वर्णों में डिवाइडेड था हमारा वैदिक काल का जो सोसाइटी थी वो। वहीं अगले की बात करते हैं, अगला क्या है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य वर कलेक्टिवली कॉल्ड, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था, तो इसको हम लोग यहाँ पर द्विज के नाम से जानते थे, यानी कि इन तीनों के ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते थे, द्विज। और बाकी जो शूद्र थे उनको बिल्कुल एक नौकर की तरह रखा जाता था, यानी कि निचली जाति के लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। और ब्राह्मण थे उनको सबसे ज्यादा सुप्रीमेसी दी जाती थी। अगली बात करते हैं, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है रिवर नेम्ड ओनली वंस इन ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद में केवल एक बार नामित नदी, यानी कि वो कौन सी नदी है जो ऋग्वेद में उसका सिर्फ एक ही बार उल्लेख देखने को मिलता है, तो वो हमारी है गंगा रिवर, गंगा नदी, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगला हमारा यहाँ पर है कि
द भरत क्लैन इज फर्स्ट मेंशन्ड इन, यानी कि भरत वंश का सर्वप्रथम उल्लेख किस में किया गया है? तो इसका भी उल्लेख हमें ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। और जो हमारी कंट्री का नाम जो भारत पड़ा है, ठीक है, जो भारत पड़ा है हमारे कंट्री का नाम, वो इसी से लिया गया है, भरत। ठीक है, भरत वंश ही हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलता है, ऐसा भी एक नाम देखने को मिलता है। वहीं अगले की बात करते हैं। अगला हमारा क्या है कि द डाइटी नोन एज ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स इन द ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद में किलों को तोड़ने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। यानी कि वो कौन से देव हैं जिनको हम लोग ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स के नाम से जानते हैं, यानी कि किलों को तोड़ने वाला, तो वो हमारे कौन है? वो है इंद्र। अगली बात करते क्या है कि वैदिक गॉड एसोसिएटेड विद द रेन एंड थंडर, यानी कि बारिश और गड़गड़ाहट से जुड़े वैदिक देवता कौन से हैं? तो वो हमारे यही है, कौन? इंद्रदेव। अगली बात करते हैं, अगला क्या है कि ए राइम इन द ऋग्वेद प्रेजेंट्स अ डायलॉग बिटवीन सेक विश्वामित्र एंड द रिवर्स, यानी कि ऋग्वेद में एक भजन ऋषि विश्वामित्र और नदियों के बीच एक संवाद प्रस्तुत करता है। यानी कि नदियों, दो नदियां हैं, ठीक है, दो नदियां और विश्वामित्र के बीच में एक संवाद प्रस्तुत करता है। तो इसमें ये पूछा कि वो दो नदियां कौन सी हैं? तो वो हमारी हैं ब्यास और सतलज। ठीक है, इसको आप यहां से याद रख सकते हैं। अगला क्या है? अगला हमारा है द मोस्ट डिस्कस्ड रिवर इन द ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा की जाने वाली नदी कौन सी है? तो वो हमारी है सरस्वती रिवर। अगला क्या है कि द सरस्वती रिवर इज कॉल्ड नदीत्तम इन, यानी कि सरस्वती नदी को नदीत्तम में कहा गया, यानी किस में इसको नदीत्तम कहा गया है? तो ऋग्वेद में इनको नदीत्तम कहा गया है, या फिर नदी माता भी इनको यहाँ पर कहा गया है। अगली बात करते हैं कि आयुर्वेद इज द उपवेद ऑफ, यानी कि आयुर्वेद है वो किसका उपवेद है? यानी कि हर वेद का अपना एक उपवेद होता है, ठीक है, तो जो आयुर्वेद है वो किसका उपवेद है? तो वो चारों में से किसका है? ऋग्वेद का उपवेद है। और आयुर्वेद किससे संबंधित है? ये हमारे मेडिसिन या फिर चिकित्सा से संबंधित है। वही बात करते हैं, अगला क्या है कि द टर्म अयस इन द ऋग्वेद रेफर्स टू, यानी कि ऋग्वेद में जो अयस शब्द का अर्थ क्या है? इसका शब्द का अर्थ यहाँ पर मेटल यानी कि धातु है। एक्चुअली में ऋग्वेद में बहुत सारे शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जिनका आज हम मीनिंग देखेंगे तो कुछ और निकलेगा, लेकिन उस टाइम पर कुछ और मीनिंग निकलता था। तो कई सारी शब्दावली में देखने को मिलती है, उसमें से एक ये पूछा जाता है अयस। ठीक है, अगली बात करते हैं, अगला क्या है कि इन वैदिक पीरियड अत्रि, भारद्वाज, ठीक है, गौतम, कश्यप, भृगु, वशिष्ठ और विश्वामित्र, और ये क्या है? तो ये सभी वैदिक काल में गोत्र थे। गोत्र मतलब एक तरीके से ग्रुप बोल सकते हैं, एक तरीके से वंशज बोल सकते हैं। जैसे वैदिक काल में जो भी इंसान था वो किसी न किसी का वंशज था, तो उनमें से ये 7 ही वंशज हमें देखने को मिलते हैं कि आपकी पीढ़ी कहीं ना कहीं इन्हीं से निकल करके आई है। अगली बात करते हैं, अगला क्या है कि ऐत्रेय ब्राह्मण एपिक इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो ऐत्रेय ब्राह्मण महाकाव्य है वो किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो हर वेद का अपना क्या कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं, तो उसमें से जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो किसका ग्रंथ है? तो वो हमारे ऋग्वेद का ग्रंथ है, ऋग्वेद का। अगली बात करते हैं क्या है कि द पब्लिश्ड ऋग्वेद संहिता बिलोंग टू, यानी कि जो प्रकाशित ऋग्वेद संहिता है वो किससे संबंधित है? तो इसकी जो शाकल ब्रांच पड़ती है ना उससे संबंधित है। जो प्रेजेंट में पब्लिश्ड हम देखते हैं तो उसके शाकल शाखा से यहाँ पे बिलोंग करती है। अगली बात करते हैं, अगला क्या है कि ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज गॉड्स वर्शिप्ड बाय, यानी कि जो प्रारंभिक वैदिक युग के दौरान देवताओं की पूजा की जाती थी, तो किन देवताओं की पूजा की जाती थी? तो इसमें किसका नाम होता है? इंद्र, वरुण, अग्नि और सूर्य, इनका नाम हमें प्रमुख देखने को मिलता है। वहीं अगला बात करते हैं, अगला क्या है कि लोक मुद्रा वाज ए ब्रह्मवंदनी वो कंपोज्ड सम राइम्स ऑफ, यानी कि लोक मुद्रा जो एक ब्रह्मवंदनी थी जिसने कुछ भजनों की रचना की थी। तो ऋग्वेद में कुछ ऐसे भजन हैं जिनकी रचना लोक मुद्रा ने की थी। अगला क्या हमारा कि ऋग्वेद इज एसोसिएटेड टू द, अब जो ऋग्वेद जो हमने 4 वेद पढ़े थे उन वेदों में क्या क्या दिया गया है, इन चारों के बारे में बात करेंगे। मैंने चारों को एक ही जगह कंबाइन कर दिया है, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है वो किससे संबंधित है? तो ये हमारी राइम्स ऑफ फ्रेज, यानी कि स्तुति के भजन से संबंधित है। यानी किसी भी देवी देवता को खुश करना है तो उनसे संबंधित जो भी हमारी एक तरीके से भजन है, ठीक है, उसका संग्रह हमें इसमें मिलता है ऋग्वेद में। अगला हमारा क्या है कि यजुर्वेद इज रिलेटेड टू, यानी कि यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो जो यजुर्वेद हमारा वो हमारा सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज, यानी कि यज्ञ सूत्र से संबंधित है। यानी कि यज्ञ को या फिर धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं उनको कराने के जो भी रीति रिवाज हैं वो हमारे इसी में दे रखे हैं, किसमें? यजुर्वेद में। अगला हमारा क्या है कि श्याम वेद इज रिलेटेड टू, यानी कि श्याम वेद किससे संबंधित है? तो ये हमारी मेलोडीज और छंद, यानी कि धुन और गान से संबंधित है, यानी कि म्यूजिक से संबंधित है। इसलिए हम लोग जो श्याम वेद है उसको हम लोग एक नाम और दे देते हैं, क्या?
फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, इनको हम एक नाम और दे देते हैं ऋग्वेद, सॉरी सामवेद को फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। ठीक है, और जो 7 सुर है हमारे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये कहाँ से लिए गए? ये हमारे सामवेद से ही लिए गए। अगली बात करते हैं, अगला क्या? जो लास्ट वाला वेद है हमारा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद किससे संबंधित है? ये हमारा मैजिकल फार्मूलाज यानी कि जादू सूत्र से संबंधित है, यानी कि जो भी जादू है, टोना टोटका है, तो जादुई चीजें, जादुई मंत्र है, वो हमारे किस में दे रखे हैं? अथर्ववेद में दे रखे हैं। अगली बात करते हैं, अगला क्या है कि द फर्स्ट वर्स ऑफ एवरी या फिर आइदर मंडल ऑफ ऋग्वेद इज डिवोटेड टू, यानी कि ऋग्वेद के किसी भी मंडल के प्रथम श्लोक किसके लिए समर्पित है? तो जब आप ऋग्वेद को खोलेंगे, ठीक है, तो ऋग्वेद का जो सबसे हर मंडल का 10 मंडल है ना, तो 10 मंडल में जो हर मंडल का जो सबसे पहला जो एक तरीके से भजन होगा या पहले ही जो पंक्ति होगी वो किसको समर्पित है? वो हमारे अग्निदेव को समर्पित है। ठीक है, अगली बात करते हैं क्या है कि ब्राह्मण्स और प्रीस्ट केम फ्रॉम। अब जो 4 वर्ण सिस्टम पढ़े हैं, कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों जो हैं वो किस किस जगह से निकल के आए? एक मेन सुप्रीम गॉड माना है, ठीक है, तो उन गॉड को हम लोग ब्रह्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्म। ठीक है, तो ब्रह्म के कौन कौन से पार्ट से निकल के आए हैं चारों, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो ब्राह्मण्स, ठीक है, इनको पुजारी भी बोलते हैं। ये कहां से आए थे? तो ये पुरुष का मुख, यानी कि जो हमारे ब्रह्म है इनके मुख से निकल के आए हैं। कौन? हमारे ब्राह्मण्स, इसीलिए इनको सबसे ज्यादा सुप्रीमेसी दी जाती है। अगला क्या है? क्षत्रिय और वॉरियर्स, यानी कि जो क्षत्रिय हैं या योद्धा शासक बोल सकते हैं इनको, ये कहां से आए? तो ये पुरुष की भुजाओं से आए हैं, ठीक है, उनके आर्म से आए। ठीक है, तो 2 तो ये होगा। थर्ड हमारा क्या है? वैश्य। वैश्य जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमनर्स केम फ्रॉम, यानी कि वैश्य या फिर आम लोग, ये कहां से आए हैं? ये हमारे पुरुष की थाई से आए, थाई मतलब जंघा से आए। ठीक है, तो मुख से ब्राह्मण आए। ठीक है, उसके बाद शोल्डर्स यानी कि जो आर्म्स, उनकी जो भुजाएं हैं, उनसे क्षत्रिय आए। इसके अलावा जो हमारे पुरुष के जो थाई है, जांग है, उससे कौन आए? वैश्य आए। और जो शूद्र हैं वो कहां से आए? वो पुरुष की फीट यानी कि पुरुष के पैर से आए। ठीक है, तो एक तरीके से जो शूद्र हैं उनको वैल्यू कम दी जा रही है, और क्षत्रियों और जो सबसे ज्यादा तो ब्राह्मण को ही मिल रही है। ठीक, अगली बात करते हैं, अगला क्या कि द वैदिक रिचुअल्स होत इज एसोसिएटेड विद, एक्चुअल में होत्र होगा, हमें क्या होगा? होत्र। तो वैदिक अनुष्ठानों में होता किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, होता एक्चुअल में इसको होता भी कहेंगे मिलेगा, और कहेंगे आपको इसको होत्र लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। एक्चुअल में होत्र उस ऋषि को बोलते हैं जो ऋग्वेद का पाठ करता है, तो जो भी ऋषि ऋग्वेद का पाठ करेगा उसको हम लोग यहाँ पर होत्र बोलते हैं। तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। अगला हमारा क्या है कि द ऋग्वेदिक टर्म पानी, ये पानी में पणी होगा, बिलोंग टू, यानी कि जो यहाँ पे पणी है, यानी कि ऋग्वेद में जो पणी किससे संबंधित है? तो पणी जो शब्द है वो व्यापारी यानी कि ट्रेडर्स के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। वही बात करते हैं, अगला क्या है कि अस्किनी रिवर अ पार्ट ऑफ सप्त सिंधु इज एन एंशियंट नेम ऑफ, यानी कि अस्किनी नदी सप्त सैंधव रीजन का एक हिस्सा है। ठीक है, किसका प्राचीनतम नाम है? तो एक्चुअल में जब वैदिक पीरियड में जब आर्यंस आए थे तो ये सप्त सैंधव वाले रीजन में रहते हैं, कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, जैसे ये हो गया, तो ये, तो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है इसमें 7 नदियां हमें देखने को मिलती हैं, तो उसी को हम लोग सप्त सैंधव रीजन बोलते हैं। तो उसी में आकर के ये लोग यहाँ पर बसे थे, तो उसमें से एक नदी अस्किनी है। तो अस्किनी है तो वैदिक नाम है इसका, लेकिन इसका प्रेजेंट में हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग चिनाब के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है। अगली बात करते हैं, अगला हमारा क्या है कि ब्लैक यानी कि कृष्ण और व्हाइट यानी कि शुक्ल वर द 2 कैटेगरीज ऑफ, यानी कि ये दोनों किसकी कैटेगरी है, किसकी श्रेणियां या फिर किसकी ब्रांच हैं? तो ये हमारी यजुर्वेद की ब्रांच है। अगली बात करते क्या है कि लॉर्ड ऑफ द प्लग इन द लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि बाद के वैदिक काल में हल के स्वामी किसको बता दिया गया? हल के स्वामी हमारे इंद्रदेव को बता दिया गया। वही बात करते क्या है, अगला हमारा क्या है कि द शॉर्टेस्ट अमंग द 4 वेदास, तो सभी वेद में जो सबसे छोटा वेद है वो कौन सा? हमारा सामवेद है। और सबसे बड़ा वेद कौन सा है? वो है हमारा ऋग्वेद। ठीक है, अगली बात करते हैं, अगला हमारा यहाँ पर है कि द मनु स्मृति इज रिटन इन, यानी कि मनु स्मृति जो कि सबसे पुरानी स्मृति भी मानी जाती है, वो किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। एक्चुअल में सनातन धर्म के या वैदिक पीरियड के आपको जितने भी ग्रंथ मिलेंगे वो आपको संस्कृत में ही देखने को मिलेंगे। अगली बात करते क्या है, कलेक्शंस ऑफ वैदिक राइम्स आर कॉल्ड, यानी कि वैदिक ऋचाओं के संग्रह को क्या कहलाते हैं? तो इसको हम लोग संहिता बोलते हैं। एक्चुअल में जो ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद जब लिखा गया था तब इसको सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखा गया था, सिर्फ पंक्तियों के फॉर्म में लिखा गया था, इसका अनुवाद नहीं था, इसका मीनिंग नहीं था। ठीक है, तो इसी को समझना पड़ता था। तो इस तरीके की बुक को हम लोग, जो ऋग्वेद की इस तरीके की जो बुक है ना, उसको हम लोग संहिता नाम देते हैं।
ठीक है। और बाद में जब इसका ट्रांसलेशन हिंदी में होने लगा और लैंग्वेजेस में होने लगा, तब उसको हम लोग अलग बुक में रखते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल जो यहाँ पे संस्कृत में पंक्तियां थी, श्लोक थे, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं। अगली बात करते हैं क्या है कि द वर्ड यव रेफर्ड इन द ऋग्वेद इज अप्लाइड फॉर, यानी कि अब जैसे ये एक शब्दावली आ गई कि ऋग्वेद में यव किसको बोला गया है, तो बार्ली यानी कि जौ को यहाँ पर यव बोला गया है। अगला क्या है कि सुदास बिलोंग टू विच डायनेस्टी, यानी कि सुदास जो है वो किस राजवंश से संबंधित थे, तो सुदास जो थे वो भरत वंश से संबंधित थे। यहाँ पे क्या होगा, भरत वंश, तो भरत वंश से संबंधित थे, जो भी हमने ऊपर बात की थी। अगला क्या है कि यजुर्वेद आयुर्वेद आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, किससे संबंधित है, तो ये हमारे चिकित्सा मेडिसिन से संबंधित है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। फिर वहीं क्या हमारा धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का उपवेद है, और ये हमारा आर्ट ऑफ वॉरफेयर यानी कि युद्ध की कला, यानी कि युद्ध नीति की कला जो है वो इसमें वर्णित है। अगला क्या हमारा गंधर्व वेद जो है वो श्याम वेद का उपवेद है, और ये डांस और म्यूजिक यानी कि नृत्य और संगीत से संबंधित है। वहीं जो शिल्प वेद है जो किसका उपवेद है, ये अथर्व वेद का है, और ये हमारे आर्किटेक्चर यानी कि स्थापत्य कला या वास्तुकला से संबंधित है। अगला हमारा क्या है कि इन वैदिक रिचुअल्स होत्र इज एसोसिएटेड विद, ये तो दोबारा रिपीट होगा क्वेश्चन, जो होत्र है वो किससे संबंधित है, ये भी हमारा ऋग्वेद से संबंधित है। अगला हमारा क्या है कि द ऋग अथर्ववेद इज ए कलेक्शन ऑफ, कि जो हमारा अथर्ववेद है वो संग्रह है, तो 20 खंड यानी कि 20 पार्ट्स बोल सकते हैं, 20 खंड बोल सकते हैं, तो उसका क्या है, एक संग्रह है। अगला हमारा क्या है कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आर ज्वाइंटली कॉल्ड, ठीक है। तो 4 वेद में अगर इन 3 वेदों के ग्रुप को हम लोग लेंगे, किस किस को, ऋग्वेद को, सामवेद को और यजुर्वेद को, तो इसको हम लोग वेद त्रयी नाम दे देते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या है कि द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मैरिजेस ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, तो वैदिक पीरियड में विवाह कितने प्रकार के थे, यानी कि मैरिजेस कितने टाइप्स की थी, तो 8 टाइप की हमें मैरिजेस देखने को मिलती है, जिसमें से 4 टाइप्स जो है वो गुड मैरिजेस में आते हैं, यानी कि अच्छे विवाह में आते हैं, और जो 4 है वो हमारे बैड विवाह में आते हैं, यानी कि जो बुरे विवाह उसमें आते हैं। उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे, मैरिज विद द सेम वर्ण विद द वैदिक रिचुअल्स, यानी कि वैदिक कर्मकांड के साथ एक ही वर्ण में विवाह, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ब्रह्म विवाह बोलते हैं, इसको हम लोग अरेंज मैरिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरेंज मैरिज, जो कि सेम वर्ण में होगी, सेम कास्ट में होगी, और सेम जो वैदिक रिचुअल्स हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान है वास्तव में जो वेदों में बताए गए उसके अकॉर्डिंग शादी जो होती है, उसको हम लोग ब्रह्म विवाह या फिर अरेंज मैरिज बोलते हैं। वहीं बात करते हैं लव मैरिज, ये तो पसंदीदा है, ठीक है। लव मैरिज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड इज नोन एज, यानी कि वैदिक काल के दौरान जो प्रेम विवाह है वो किसके रूप में जाना जाता था, तो उस टाइम इसका नाम क्या था, गंधर्व विवाह था, इसको गंधर्व विवाह बोलते हैं, जिसमें लड़का लड़की जो है वो बात तो करेंगे, लेकिन शुरुआत में माता पिता को पता नहीं है, बाद में पता लगता है शादी के बाद, जब शादी करानी होती है। अगली बात करते हैं, अगला क्या कि मैरिज डन बाय द परचेस ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वॉज कॉल्ड, यानी कि वैदिक काल में खरीद कर किए गए विवाह को क्या कहा जाता था, यानी कि अब जैसे कोई लड़की पसंद है, ठीक है, वो शादी के लिए नहीं मान रही है, ठीक है, तो लोग क्या करते थे, उसको खरीद लेते थे, तो इस टाइप के विवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, असुर विवाह बोलते हैं। देखने में तो गलत ही है, इसलिए नाम भी इसका ऐसा ही, असुर विवाह। अगला क्या है कि मैरिज बाई अबडक्शन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वॉज नोन एज, यानी कि वैदिक काल में अपहरण द्वारा विवाह को किस नाम से जाना जाता था, तो राक्षस विवाह के नाम से जानते थे। ये दोनों बुरे विवाह में ही आते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या है, द फेमस एपिक महाभारत वॉज रिटन बाई, यानी कि प्रसिद्ध जो महाकाव्य है महाभारत वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो वेद व्यास के द्वारा ये लिखा गया था, और जो वेदों के संकलन करता है वो भी हमारे कौन है, वेद व्यास ही हैं, ठीक है। अगली बात करते क्या है कि द एपिक महाभारत कंसिस्ट ऑफ, अब महाभारत जो है उसमें 18 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग पर्व नाम देते हैं। अगला क्या है कि द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत इज, अब महाभारत का जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है, वो हमारा जय संहिता, तो ये बात याद रखनी है। अगला कई बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगला क्या हमारा क्या है कि संजय एक्सप्लेन्ड महाभारत सीन बाय सीन टू द ब्लाइंड किंग, यानी कि संजय ने महाभारत को दृश्य दर दृश्य अंधे राजा को समझाया, ठीक है। तो किसको समझाया था, उस अंधे राजा का नाम पूछा है। तो महाभारत में हमें जो एक राजा का नाम मिलता है धृतराष्ट्र, ठीक है, जिनके 100 पुत्र थे, 100 कौरव थे, ठीक है, तो इनको दिखाई नहीं देता था, ठीक है, तो इन्हीं को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया था। वही बात करते अगला क्या है कि ग्रैंड सन ऑफ भीम एंड हिडिंबा एज पर द महाभारत भास, अगर आपने महाभारत देखी होगी तो उसमें 5 पांडव में जो भीम जो पांडव थे उनकी और हिडिंबा की
विवाह हुई थी, हिडिंबा एक राक्षसी थी, तो उनकी शादी भीम के साथ हुई और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो वो पुत्र का नाम पूछा है, बर्बरीक नाम है इनका, और जिनको हम लोग प्रेजेंट में खाटू श्याम के नाम से उनको जानते हैं। इनकी भी अलग एक कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने इनसे अपना शीश मांगा था, ठीक है, तो इन्होंने अपना शीश जो है, बर्बरीक ने अपना शीश जो है वो श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग खाटू श्याम के नाम से इनकी पूजा की जाती है, फिर इसी नाम से हम इनको जानते हैं। अगला क्या है कि अकॉर्डिंग टू द रामायण रत्नाकर वाज द अदर नेम ऑफ, यानी कि रामायण के अनुसार जो रत्नाकर है वो किसका दूसरा नाम है, तो वाल्मीकि का दूसरा नाम है जिन्होंने रामायण को लिखा था, ठीक है, वाल्मीकि। अगली बात करते हैं, अगला क्या है, द टोटल नंबर ऑफ वेदांग सार, टोटल वेदांकों की संख्या कितनी है, तो 6 हमारे टोटल वेदांग है। कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, 6 हमारे वेदांग है। ये वेदों के अंग है, यानी कि वेदों को ठीक से समझने के लिए इन 6 भागों को पहले समझना होगा, उसके बाद इसको वेदों पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो वेद आसानी से समझ आ जाएंगे। अगला हमारा क्या है कि लिम्स ऑफ वेदास नोन फॉर द एक्सप्लेनेशन एंड द मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स वर्ड इज, ठीक है, यानी कि जटिल शब्दों की व्याख्या और अर्थ के लिए जाने जाने वाले वेदों के अंग कौन सा है, तो जो 6 वेद हैं उसमें से जो निरुक्त वाला है वो है, ठीक है। एक्चुअल में जो वेद है वो संस्कृत भाषा में, तो संस्कृत भाषा जो है वो याद करना तो दूर, उसको ठीक से समझना या उसको ठीक से पढ़ पाना ही अपने आप में थोड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो उसको एक तरीके से जो जटिल शब्द है, तो उन शब्दों को सही तरीके से समझने के लिए हम लोग निरुक्त का इस्तेमाल करते हैं, उसके मीनिंग को समझते हैं, या फिर उसके संधि विच्छेद को समझते हैं, या फिर जो शब्द है वो कैसे बना है इसको समझते हैं। अगला क्या है कि द हिंदुज्म, ठीक है, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष आर 4, यानी कि हिंदू धर्म में अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष ये 4 क्या है, तो ये 4 पुरुषार्थ हैं, ठीक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 हमारे पुरुषार्थ बताए गए किसमें, हमारे सनातन धर्म में। अगला क्या है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास आर द 4 आश्रम्स रिकग्नाइज्ड बाय द ब्राह्मण्स, यानी कि जो वैदिक काल के लोग होते थे वो अपनी पूरी लाइफ को 4 तरीके से जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि उनके एवरेज लाइफ की बात करें तो 1 से लेकर के 100 ईयर्स तक अगर उनकी एवरेज लाइफ होगी, ठीक है, तो उसमें जो स्टार्टिंग के 0 से लेकर 25 जो ईयर्स होंगे उसमें वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। वहीं जो 26 से लेकर के जो 50 तक की एज होती थी उसमें वो गृहस्थ जीवन जीते थे, यानी कि इसमें विवाह होता था और उनके आगे की जो पीढ़ियां हैं उनके बारे में बात की जाती थी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 51 से लेकर के जो 75 तक था, ठीक है, इसमें वनप्रस्थ, यानी कि वो वन को प्रस्थान कर लेते थे और वहीं जाके आगे के लोगों को शिक्षा देते थे, ठीक। वहीं 76 से लेकर के जो हमारे 100 तक जो एज थी उसको लोग संन्यास, यानी कि संन्यास ले लेते और एक तरीके से दार्शनिक प्रवृत्ति के बन जाते थे, यानी कि दर्शन को अच्छे से समझना या फिर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, इस बारे में बात करते थे, ठीक है। तो ये 4 आश्रम्स बोले जाते हैं सनातन धर्म में। अगला हमारा क्या है कि एज पर द वैदिक और द अर्ली वैदिक, एज पर द ऋग वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड रिवर गॉडेस वाज, यानी कि ऋग वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल के अनुसार नदी देवी थी, तो सिंधु नदी, ठीक है, इन नदी को देवी माना जाता था। अगला क्या है कि द संस्कार इनिशिएटिंग अ बॉय इनटू स्पिरिचुअल स्टूडेंट ब्रह्मचारी लाइफ इज कॉल्ड, यानी कि लड़के को आध्यात्मिक छात्र, इसको ब्रह्मचारी बोलते हैं, जीवन में दीक्षा लेने वाले संस्कार को क्या कहा जाता था, तो इसको उपनयन संस्कार बोला जाता था, यानी कि जब बच्चा बड़ा होगा, जब ब्रह्मचर्य लाइफ में होगा तब वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सकता है, तो इसके लिए एक संस्कार बताया है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर उपनयन संस्कार बोला जाता है। और जो महिलाएं थी यानी जो लड़कियां थी उनको इस संस्कार से वंचित की रखा जाता था स्टार्टिंग वाले पीरियड में, और अभी बहुत सारी जो गिरावट देखने को मिलती है सोसाइटी में वुमेन्स की, उसके लिए। और जो टोटल संस्कार की बात करेंगे तो सनातन धर्म में टोटल 16 संस्कार के बारे में बात की गई, तो उसमें से एक हमारा संस्कार ये है, कौन सा, उपनयन संस्कार। अगला हमारा क्या है कि द मीमांसा सूत्र वाज रिटन बाय, यानी कि मीमांसा जो सूत्र है वो किसने लिखा है, तो ऋषि जैमिनी ने वो लिखा है। वहीं बात करते हैं अगला क्या है कि द एंशियंट नेम ऑफ व्यास रिवर, तो व्यास रिवर का वैदिक नेम या फिर प्राचीन नाम क्या है, विपाशा है, ठीक है। अगला क्या है हमारा, टू रेस्क्यू द अर्थ विच शंक इनटू द वाटर लॉर्ड विष्णु टुक द शेप ऑफ, यानी कि पानी में डूबती हुई धरती को बचाने के लिए या पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने किसकी शक्ल ली थी, ठीक है, तो सुअर की ली थी, बोर की ली थी। एक्चुअल में भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसमें से एक अवतार हमें देखने को मिलता है वराह अवतार, तो यही वराह अवतार है, ठीक है। अगला हमारा क्या है कि द आयरन इंप्लीमेंट साइट ऑफ हस्तिनापुर वाज फाउंड इन, यानी कि जो हस्तिनापुर का जो लौह कार्नवेन स्थल कहाँ पाया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश में साइट पड़ती है। अगला क्या है कि द टर्म उप इन द टर्म उपनिषद डू नॉट, जो उपनिषद हैं, ठीक है,
तो उपनिषद भी क्या है, ये बाद के वैदिक ग्रंथ हैं जो कि हमें एक तरीके से फिलोसॉफिकल मैटर्स पे लिखे गए हैं उपनिषद। ठीक है, तो इसमें जो क्या कहते हैं, इसमें जो वर्ड उप दिया रखा है ना, क्योंकि उपनिषद उप से बना है, तो जो उपवर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निकटता यानी कि नियरनेस, यानी कि ये ऐसे ग्रंथ होते थे जिसमें जो शिष्य था वो अपने गुरु के पास बैठकर शिक्षा लेता था, इसलिए इसको उपनिषद बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो उपनिषद हैं, अगर उपनिषदों की बात करें तो टोटल उपनिषदों के जो नंबर हैं, कितनी संख्या है टोटल, तो 108 यहाँ पर उपनिषद हमारे टोटल हैं। तो उसमें से जो सबसे पुराना उपनिषद है वो कौन सा है, वो हमारा बृहद्रणायक उपनिषद। ठीक है, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है द ऐतरेय उपनिषद बिलोंग टू द 4th, 5th एंड 6th चैप्टर्स ऑफ द सेकंड बुक ऑफ ऐतरेय आरण्यक ऑफ द ऋग्वेद। यानी कि देखो, हर वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ भी है, ठीक है, उसके उपनिषद भी हैं, उसके आरण्यक भी हैं। ठीक है, तो उसी में से जो ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है, तो किस वेद से संबंधित है ये पूछा है, तो यहाँ पर ऋग्वेद से संबंधित है। अगला क्या है कि इन हिंदुज्म गॉड ब्रह्म इज कंसीडर्ड टू बी द, यानी कि हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को माना जाता है, सृजनकर्ता माना जाता है, क्रिएटर माना जाता है। ठीक है, एक्चुअल में GOD जो हम लोग गॉड पढ़ते हैं, जी का मतलब क्या होता है, ये होता है जनरेटर। ठीक है, ओ का मतलब क्या होता है, ऑपरेटर, और डी का मतलब होता है डेस्ट्रॉयर। ठीक है, तो जनरेटर कौन है, ये ब्रह्मदेव है। ठीक है, और ऑपरेटर कौन है, जो ऑपरेट करते हैं वो कौन है, भगवान विष्णु है। और डिस्ट्रॉयर जो नष्ट करते हैं वो कौन है, वो हमारे भगवान शिव हैं। अगला हमारा क्या है, अगला है द डिटेल्स ऑफ द कोरोनेशन सेरेमनी आर नरेटेड इन विच स्क्रिप्चर, यानी कि राज्यभिषेक समारोह का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये वर्णित है तो ऐतरेय ब्राह्मण में हमको मिलता है। वहीं बात करते हैं, अगला क्या है कि गोपत ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विद, यानी कि गोपत ब्राह्मण जो है किससे संबंधित है, तो किस वेद का है ये, तो ये अथर्ववेद का है। ठीक है, वहीं बात करते हैं, अगला क्या है कि एंशिएंट नेम ऑफ झेलम इज, यानी कि झेलम का प्राचीनतम नाम क्या है, वितस्ता, तो झेलम को हम लोग वितस्ता के नाम से भी जानते हैं, तो ये इसका क्या है, वैदिक नाम है। अगला हमारा क्या है कि ए वेल्दी पर्सन इन द अर्ली वैदिक पीरियड वाज नोन एज, यानी कि प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को माना जाता था, तो उसको हम लोग गोमत बोलते थे, यानी कि जो धनी व्यक्ति होता था उसको एक नाम दे दिया जाता था गोमत। और इस टाइम पर जो व्यक्ति धनी होता था उसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना ही धनी होता था, यानी कि काव के बेस पर, मनी के बेस पर नहीं, धन के बेस पर नहीं, गायों के आधार पर अमीर या गरीब तोला जाता था, यानी जिसके पास जितनी गाय होंगी वो उतना ज्यादा अमीर होगा। और जितने भी युद्ध हैं, लड़ाइयां हैं, वो गाय के लिए ही देखने को मिलती हैं, किसी ने किसी की गाय चोरी कर ली, ठीक है, तो इसके लिए युद्ध तक हो जाते थे। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा यहाँ पर है कि द वर्ण primarily engaged in the cultivation, animal husbandry and trade during the later वैदिक पीरियड, यानी कि वर्ण मुख्य रूप से बाद के वैदिक काल के दौरान खेती, पशुपालन और व्यापार में लगे हुए थे, उनको क्या बोलते थे, तो उनको हम लोग वैश्य बोलते थे। तो 4 वर्ण सिस्टम है, तो वैश्य का काम क्या है, यही काम है, क्या करना, कि खेती करना, पशुपालन है, व्यापार है, ये करना। ठीक है, और ब्राह्मण का काम क्या था, शिक्षा देना, टीचर्स थे। और क्षत्रियों का काम क्या था, जो कि प्रोटेक्शन देना, यानी कि आर्मी वगैरह जो है, राजा वगैरह क्षत्रिय में आते थे। अगला क्या है, द मेन चीफ सोशल यूनिट ऑफ आर्यंस वाज, यानी कि जो आर्यों की जो प्रमुख जो सामाजिक इकाई थी, यानी कि सोशल यूनिट थी, वो कौन सी थी, वो थी हमारी जन। ठीक है, तो जन के बारे में बात करते हैं, तो ये मेन थी। ठीक है, इसी का एक राजा होता था, और आगे चल के यही जो जन है, ये कई सारे जन मिलके आपस में जनपद बनते थे, और जनपद कई सारे मिलके आपस में महाजनपद बनते थे, जो कि नंबर में 16 थे। ठीक है, तो आगे चल के इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अर्ली वैदिक पीरियड की सबसे बड़ी यूनिट जन है, और लेटर वैदिक पीरियड की सबसे बड़ी यूनिट जो जनपद है, और आगे जब महाजनपद पीरियड पढ़ेंगे तो उसमें तो और बड़ी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या हमारा कि गॉड कंसिडर्ड टू बी द प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि भगवान ब्रह्मांड का संरक्षक और रक्षक माना जाता है। तभी बात की थी ऑपरेटर, ठीक, जनरेटर, ऑपरेटर, यानी कि जो ऑपरेट करते हैं भगवान विष्णु है, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं। अगला क्या है कि वैदिक गॉड बृहस्पति फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, यानी कि वैदिक देवता जो बृहस्पति है वो किस श्रेणी में आते हैं, तो पृथ्वी आसन श्रेणी में देखने को मिलते हैं। अगला हमारा क्या है कि अकॉर्डिंग टू द वैदिक टेक्स्ट द फंक्शन ऑफ द संग्रहत्रीज, या फिर संग्रही बोलते हैं, वॉज ऑफ ट्रेजरर या फिर कैशियर, यानी कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार जो संग्रही का कार्य किस प्रकार का होता था, तो जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, संग्रह करना होगा, तो ट्रेजर कोषाध्यक्ष या फिर कैशियर, यानी कि जो धन को एक तरीके से संग्रह करते थे, उसको संभाल करके रखते थे। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है कि वेंकटेश्वरा ऑल्सो नोन एज वेंकट, जो क्या वेंकट चलपति,
ठीक है, श्रीनिवास एंड बालाजी आर द फॉर्म ऑफ द हिंदू गॉड, यानी कि जो वेंकटेश्वर है और जो वेंकट चलापति, श्रीनिवास और बालाजी, ये किसके नाम है, यानी कि एक तरीके से रूप हैं। किसके रूप हैं? ये भगवान विष्णु के ही अदर नाम है, ये अलग उनके स्वरूप हैं। वहीं अगला बात करते हैं क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल कैरिड आउट एक्सकेवेशन एट हस्तिनापुर सिचुएटेड इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट इन, ठीक है, तो जो पुरातात्विक बीबी लाल है उन्होंने मेरठ जिले में हस्तिनापुर की खुदाई की। तो कब की थी, ये क्वेश्चन पूछा है, तो 1951 और 52 में इसकी यहाँ पर एक्सकेवेशंस किए थे, खुदाई की थी। ठीक है, फिर बात करते अगला क्या है कि सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड इन द देवनागरी स्क्रिप्ट इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम। ठीक है, आपने इंडिया का नेशनल एम्बलम देखा होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें एक तरीके से यहाँ पे लाइन बने होते हैं, एक लाइन यहाँ पर, एक आगे और एक उसके बैक साइड में, यानी कि 4 लाइन्स होते थे। ठीक है, और यहाँ पर एक तरीके से जो धर्म चक्र वो बना होता था और दूसरे एनिमल्स यहाँ पे बने होते हैं। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पे लिखा होता है, एक लाइन लिखी होती है, कौन सी, यही वाली, सत्यमेव जयते। ठीक है, तो ये जो नीचे सत्यमेव जयते लिखा था ना, ये लिखा हुआ भी है, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारे एक तरीके से मुंडको उपनिषद से लिया गया। तो ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है। और जो ऊपर का जो पार्ट है, जो लाइन वाला, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। ठीक है, तो ये यहां से लिया गया, जो कि कहां से मिला था, ये हमें सारनाथ में मिला था। ठीक है, जो कि यूपी में पड़ती साइड। ठीक है, अगला हमारा क्या है कि द कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग बॉय नेम्ड नचिकेतास एंड यम गॉड इज कैप्चर्ड इन, यानी कि नचिकेता नाम के एक युवा लड़के और यम देवता के बीच की बातचीत को कैद किया गया, यानी कि तरीके से संरक्षित किया गया है। किसमें लिखा गया है या किसमें इसके प्रमाण मिलते हैं? तो कठोपनिषद में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये जो संवाद है, जो यहाँ पर एक नचिकेता है, ठीक है, ये एक युवक का नाम है, तो वो भगवान यम से संवाद करता है कि जीवन और मृत्यु से संबंधित कुछ प्रश्न करता है, तो इसी के बारे में संवाद हमें कठोपनिषद में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आज हम लोगों ने वैदिक पीरियड से बनने वाले मोस्टली फैक्ट यहाँ पर कवर कर लिए हैं, और आने वाले एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमने कुछ क्यूआर लिंक्स लगाई हैं, जो कि हमारी यूट्यूब की, टेलीग्राम की, ये इंस्टाग्राम, ये ट्विटर की, फेसबुक और ये व्हाट्सएप की लिंक लगाई है। तो ये लिंक आपको पीडीएफ में ऐसे ही मिल जाएंगी, और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सरमम अकेडमी पर मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब